सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इनको समझ करके पढ़ने वाले हैं। आप लोग को पता है कि आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास ये मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है हैंड रिटन नोट्स में। इसके अलावा सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। साइंस विषय भी आपका पूरा पढ़ा दिया है, अच्छे से हर एक चैप्टर का नोट्स बनवा दिया है। 7 चैप्टर हैं और सातों चैप्टर को आपके साइंस को हमने पढ़ा दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम जितने भी राजन सीरीज में पवन सीरीज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी हम करा लेते हैं और फिर इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं वो विकल्पीय क्वेश्चंस कराने के बाद उनको भी हम करा देंगे, जिससे जो आप लोग की तैयारी है एग्जाम की वो बहुत बहुत अच्छी हो पाए और आप सभी लोग बढ़िया नंबरों से 4th सेमेस्टर में पास हो। दोस्तों, अब चलिए हम क्वेश्चंस को लेते हैं और जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं टोटल 75 क्वेश्चन है राजन सीरीज में और इसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस नहीं ली हैं आप लोग प्लीज क्लासेस ले लीजिए। सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप को कैसे डाउनलोड करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं आपको ऐप में मिलेंगी, सभी वीडियोस मिलेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, आप टेस्ट भी दे सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उस चैप्टर में। इसके अलावा आप वहां पर जो भी वीडियोस देखेंगे उसमें कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी से बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है एक ही जगह पर और राजन सीरीज और पवन सीरीज के वीडियोस भी आपको ऐप में मिल जाएंगे आसानी से। और इन सभी की पीडीएफ यानी कि राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगी, तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अलग से। तो दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं। अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnS, ZnO, ZnCO3 या Fe2O3? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा ZnCO3। इसे हम कैलेमाइन अयस्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं की जो जीवन अवधि है। दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है, लेकिन किस रोग में इनका जो जीवन काल है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि जिसको ये रोग हो जाता है उसके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन अवधि बहुत कम हो जाता है। एनीमिया में, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया रोग में या फिर फाइलेरिया में। दोस्तों, थैलेसीमिया रोग में जो आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं इनकी जो जीवन अवधि होती है वो बहुत कम हो जाती है 120 से घट करके। इस वजह से यह एक रक्त से होने वाला रक्त संबंधी रोग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। दोस्तों, आपको पता है कि जो आवर्त सारणी होती है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये आवर्त होती हैं और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं वर्ग। यहाँ पर बाएं से दाएं जाने की बात हो रही है, यानी कि हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जा रहे हैं। तो जब हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो धन विद्युत प्रवृत्ति बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है? घटती है। धन विद्युत प्रवृत्ति घटती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है वो घटती जाती है। आप यहाँ पर क्षारीय धातुओं को देखोगे और यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप हैलोजन धातुओं को देखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या होती है? प्रबल ऋणात्मक धातुएं होती हैं, विद्युत ऋणात्मक धातुएं होती हैं और ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का काम करती हैं, ना कि त्याग करने का।
तो धन विद्युत प्रवृत्ति जो होती है वो बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो ये घटती जाती है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। इसके बाद देखिए धात्विकता बढ़ती जाती है। जो यहाँ पर तत्व होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी की धात्विकता क्या होती है, ये सभी धातुएं होती हैं और जैसे जैसे हम यहाँ बाएं से दाएं जाते हैं धात्विकता घटती जाती है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर दिया धात्विकता बढ़ती जाती है। फिर ऑप्शन 7 दिया हुआ आणिक त्रिज्या बढ़ती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे क्या होता है, वर्ग होता है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो तत्व होता है उसका उसकी आणिक त्रिज्या बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि तत्वों की आणिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या नहीं बढ़ती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कक्षा में ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो उन इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक है वो और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, इनकी जो त्रिज्या है वो घटती जाएगी जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति घटती है तो कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और यही राइट आंसर है। यानी कि तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है जब हम बाएं से दाएं तरफ मूव करते हैं आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन द जो है तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने की क्षमता घटती जाती है बाएं से दाएं जाने पर। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लैमार्कवाद का आधार है जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या जीवन संघर्ष। दोस्तों लैमार्क का सिद्धांत मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया है और इनके सिद्धांत का आधार ही है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। लैमार्कवाद, डार्विनवाद मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग क्लासेस अटेंड कर लीजिए, जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक क्लासेस नहीं अटेंड की हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और आगे चल करके भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। इसको मैंने बहुत बार आपको बताया है, I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q अपॉन T, I क्या है, विद्युत धारा है, और Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T यानी कि समय का मात्रक सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए हम अगर यहाँ पर T की वैल्यू हम 1 रखें यानी कि 1 सेकेंड माने, तो यहाँ पर I बराबर किसके हो जाएगा, Q के। तो एकांक समय में चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक समय में चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है 1 एम्पियर की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीयक उपभोक्ता है हरे पेड़ पौधे, चूहा, सांप या फिर बाज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तृतीयक उपभोक्ता पूछा है। तो सबसे पहले देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद जो चूहा होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन द में बाज दिया हुआ है, बाज क्या होता है, जो बाज होता है ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम ये पूरी कड़ी समझेंगे। देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनको खाते हैं कीड़े, और कीड़े क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर। इसके बाद जो मेढक होता है ये कीड़े को खाता है तो ये सेकंड कंज्यूमर हो गया, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब मेढक को सांप खाता है तो सांप क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल
सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना या फिर ग्रेफाइट। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा है, डार्विन से या जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूडो डी ब्रिज से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ऑप्शन ब जो है लैमार्क। यहाँ पर आप इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। ऑलरेडी मैंने जब क्लासेस ली थी, जो नोट्स बनवाए थे, तो उसमें मैंने पूरा आप लोगों को इनका नाम लिखवाया है। क्योंकि 2020 के एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नोबेल गैस है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी। नोबेल गैस का मतलब क्या होता है? नोबेल गैस का मतलब होता है अक्रिय गैसें, ऐसी गैसें जो किसी से भी कोई क्रिया नहीं करती, किसी से कोई क्रिया करती ही नहीं है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारी चीजों से क्रियाएं करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही तो आपको पता है कि पानी बनता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या है? गैसें हैं, और ये सभी आपस में क्रियाएं करती हैं, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं करती हैं। लेकिन जो रेडॉन है, इसके अलावा जिनॉन, इसके अलावा नियॉन, ये सभी जो गैसें हैं ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। ये किसी भी गैस से कोई क्रिया नहीं करती हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी नोबेल गैसें या अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय यानी कि जो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडॉन ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर हम सभी लोगों ने देखा ही है, कभी कोई फंक्शन होता है किसी के घर में तो जनरेटर आता है। जनरेटर का काम क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। जनरेटर में जब हम ऑयल डालते हैं तो क्या होता है? वो चलने लगता है। और उसमें क्या होता है? उसमें एक मोटर लगा होता है या एक मशीन होती है, वो जब घूमती है तभी तो जनरेटर चलता है। और जहां पर भी कोई चीज घूमती है, पंखा घूम रहा है, इसके अलावा वाटर सप्लाई वाला जो मोटर होता है हमारे घरों में, वो भी तो घूमने का ही काम करता है। जहां पर भी घूमने का काम आया वहां पर क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा आ गई। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और जब जनरेटर हमारे घर में चलता है तो उससे क्या होता है? लाइट जलता है। लाइट मतलब क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो जनरेटर होता है, जिसका बहुत सारा काम होता है घरों में, दुकानों में, इस तरीके से कोई फंक्शन होता है किसी घर में, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जब उसमें हमने तेल डाला तो उसमें उसको स्टार्ट किया तो उसमें जो इंजन होता है वो चलने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। और उसी से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, लाइट जलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फैन चलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का, लोहे का, कॉपर का या सिल्वर का? दोस्तों जो हेमेटाइट है ये लोहे का अयस्क है। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो लोहा होता है वो हेमेटाइट अयस्क के रूप में ही पाया जाता है धरती पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा आई का मात्रक क्या है? अभी मैंने पीछे आपको बताया है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। और ये क्या है? धारा, विद्युत धारा। और ये इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता और टिन। दोस्तों इससे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जब नोट्स बनवाए थे उसमें लिखाया भी था कि जो पीतल होता है ये एक मिश्र धातु है, और यह इसमें 60 से लेकर के 80% तक कॉपर होता है और 20 से लेकर के 40% तक जिंक होता है। तो इस तरीके से जिंक और कॉपर से मिलकर के ये बना होता है। तो जो पीतल होता है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो कांसा होता है ये भी आप याद रखिएगा। जो कांसा होता है यह भी कॉपर और टिन से मिलकर के बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है लैमार्क ने दिया था और इन्होंने इसका प्रमुख कारण जीन परिवर्तन को ही माना था। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा का मतलब डीसी करंट होता है। दोस्तों, डीसी करंट जो होता है इसकी धारा की दिशा बदलती नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसकी दिशा बदलती रहती है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट। दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट जो होता है इसकी दिशा हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, जबकि जो डीसी करंट होता है इसकी दिशा फ्लक्चुएट नहीं करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें पूछा है कि किसमें हम डीसी करंट का प्रयोग करते हैं या दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं, पंखे में, टॉर्च में, टीवी में या कूलर में। दोस्तों, अगर मैं आमतौर पर कहूँ तो हम देख सकते हैं कि पंखा, टीवी, कूलर ये तीनों ही हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। और जो टॉर्च होता है, टॉर्च की अगर हम बात करें तो हम सबके मोबाइल में टॉर्च होता है और वह टॉर्च सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मोबाइल को चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने के बाद हमारी मोबाइल जब चार्ज हो जाती है तो उसमें क्या लगा होता है, बैटरी लगी होती है ना, बैटरी तो चार्ज होती है और उसी बैटरी की मदद से हम अपनी मोबाइल भी चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर टॉर्च भी जला लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टॉर्च हम कह सकते हैं कि टॉर्च हम कैसे जला रहे हैं, दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की मदद से जला रहे हैं। और जो फैन है, टीवी है, कूलर है, इन सबको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चला रहे हैं। तो अगर आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हम ऑप्शन ब टॉर्च को राइट आंसर लगा सकते हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी टॉर्च आ गई हैं जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने के बाद फिर हम उनको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए टॉर्च सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीसी करंट को समझाने का। और अगर यहाँ पर भी हम किसी को भी ले लें, चाहे पंखे को, टीवी को, कूलर को, इन सभी को भी हम डीसी करंट के माध्यम से या इन्वर्टर की मदद से इनको भी हम चला सकते हैं। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर टॉर्च को ही हम लेंगे। बाकी पंखे को भी हम इन्वर्टर से चला सकते हैं, टीवी को भी चला सकते हैं, कूलर को भी चला सकते हैं डायरेक्ट करंट से या डीसी से। लेकिन अगर आमतौर पर हम देखें तो यहाँ पर हम टॉर्च को ही मानेंगे। और आपको पता है कि पहले के टाइम में सेल की मदद से ही हम टॉर्च को जलाते थे, ये भी आप लोगों को पता है। तो इसीलिए ऑप्शन ब को ही यहाँ पर राइट आंसर मानेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, यूग्लिना, वायरस या क्लेमाइडोमोनास। राइट आंसर है ऑप्शन बा यूग्लिना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? किसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है? लोहे को, तांबे को, पीतल को या रबड़ को? आप सभी को इसका आंसर पता है, बचपन से जान रहे हैं। ऑप्शन आ लोहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा के बताया है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था, 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का या चांदी का। तो ऑलरेडी मैंने जब ये टॉपिक आया था मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को विद्युत बल्ब का चित्र भी बना के बताया था और कहाँ पर कौन सी चीज होती है ये भी बताया था। और अच्छे से बताया था कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है, इस तरीके से विद्युत बल्ब बना होता है, उसमें जो तंतु लगा होता है इस तरीके से बीच में, वो टंगस्टन का होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की या बोरॉन की? तो शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, एलिसा परीक्षण होता है हेपेटाइटिस के लिए, क्षय रोग के लिए, एड्स के लिए या टाइफाइड के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर करिए, आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर क्या है। एलिसा परीक्षण होता है, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है इसीलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सा, एड्स के लिए यह परीक्षण होता है और ऑलरेडी कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? बहुत बार ये भी मैंने रिपीट किया है, जिंक का, लेड का, कॉपर का या एल्यूमिनियम का? तो गैलेना लेड का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या कोई नहीं? दोस्तों, जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ में धन आवेश आ जाता है। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या होता है? समूह का मतलब जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है कई बार आपको। आवर्त सारणी में समूह या ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए, आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती जाती है, यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि आपको अच्छे से पता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने की वजह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी बढ़ती है, तो कोषों की संख्या भी बढ़ने की वजह से जो आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ती है। यानी कि जो तत्व यहाँ है और जो तत्व यहाँ है, इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो काफी नीचे आने पर बड़ी हो जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाती है ऊपर से नीचे आने पर। और यहाँ क्या दिया हुआ? घट रही है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। सुचालकता घटती जाती है, ये अभी गलत है, क्योंकि आपको मैंने बताया है ऊपर से नीचे आने पर जो सुचालकता है उसमें वृद्धि होती है, यानी कि धातुएं और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? सुचालकता घटती जाती है। घनत्व घटता जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पहले ऑप्शन द को हम सही लगा लेते हैं, फिर आपको समझाती हूँ मैं। धात्विकता बढ़ती जाती है। धात्विकता बढ़ने का मतलब क्या होता है? धात्विक गुण या धातुओं के गुण में क्या होता है? उनका घनत्व अधिक होता है, वे सुचालक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही दिया, वो सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, यानी कि ये क्या हो गया? ऑलरेडी गलत ही हो गया। जब धात्विकता बढ़ रही है तो सुचालकता भी बढ़नी चाहिए और घनत्व भी बढ़ना चाहिए। और आयनिक त्रिज्या तो बढ़ती है, ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं? 2016 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया, कंटिन्यू 2 बार पूछा गया है। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लैमार्क द्वारा? दोस्तों, जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है ये दिया था डार्विन ने, और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है इस सिद्धांत को कि क्यों इसको हम प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहते हैं, किस तरीके से किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के जो जीव जंतु होते हैं उनसे संघर्ष करना पड़ता है, वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के कोई जंतु जीवित बचता है। तो ऑप्शन आ जो है ये प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। ये दोनों ही सिद्धांत बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इन सभी को फिगर बना करके, चित्र बना करके मैंने अपने हाथों से आप लोगों को समझाया है इसको, सांद्रण की विधियों को। और मैंने बताया भी है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निस्तापन विधि सांद्रण के बाद आती है, तो ये बिल्कुल सांद्रण की विधि नहीं है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैरिस्मस तथा क्वाशिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या कोई नहीं? दोस्तों, मैरिस्मस और क्वाशिक्योर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि कल की वीडियो में। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। आपकी पवन सीरीज, राजन सीरीज दोनों को ही कंप्लीट हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद हम सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे दोस्तों, तो आप परेशान मत होइए। और
जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ते चलिए और नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है, वीडियो नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखी है। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो आपको उसके लिए टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। हिंदी और एसएसटी सामाजिक अध्ययन विषय, यानी कि दोस्तों आप लोगों के 8 विषय में से 5 विषय हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। शांति शिक्षा, इंग्लिश और मैथ की क्लास भी आपको रेगुलर मिलेगी। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आपको पता है कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट हमने खत्म करवा दिए हैं, तो इनके सभी के नोट्स आप बना लीजिए, ताकि आप लोगों को केवल जब जितने जितने पेपर बचे हुए यानी कि इंग्लिश और मैथ, खाली इन्हीं के नोट्स बनाने रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे और वीडियोस को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियोस को शेयर कर दिया करेंगे तो सही समय पर आपके कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स होंगे वो आकर के वीडियो में आपके साथ ही जुड़ जाएंगे, तो आप सभी लोग आसानी से एक साथ वीडियोस को देखेंगे और एक साथ आप लोग पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।